आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के अंक में शामिल है भेंटवार्ता वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर, उसके बाद आप सुनेंगे एक जानकारी वर्ल्ड शोगरेन दिवस पर और फिर एक भेंटवार्ता। विषय होगा वृद्धावस्था में दांतों की समस्या। 28 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व हेपेटाइटिस दिवस वायरल हेपेटाइटिस के खिलाफ चल रही लड़ाई की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। इस वर्ष का थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य लोगों को वायरल हेपेटाइटिस के कारणों, लक्षणों और रोकथाम के बारे में जागरूक करना है। आज इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी एंड लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकुर जिंदल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो सबसे पहले जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए कि क्यों होता है, क्या कारण होते हैं कि हेपेटाइटिस हो जाता है। देखिए, हेपेटाइटिस बहुत बड़ी बीमारी है और उसके कई सारे कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन कारण होते हैं हेपेटाइटिस के वो होते हैं जैसे अल्कोहल यूज़, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं जिसको। तो जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें हमेशा रिस्क रहता है कि अल्कोहल की वजह से लिवर में डैमेज हो जाए, अल्कोहलिक सिरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाए। दूसरा कॉमन कारण होता है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस होता है, जैसे नाम बताया है, वायरस से होता है। तो कई सारे वायरस होते हैं जो लिवर को इफेक्ट करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। मेनली 5 तरह के वायरस ही होते हैं जो हेपेटाइटिस ए टू ई जो कि लिवर को इफेक्ट करते हैं। तीसरा कॉमन कारण होता है जो हेपेटाइटिस होने का, वो होता है फैटी लिवर डिसीज। जैसे फैटी लिवर आजकल हम देखते हैं कि हमारे खान पान में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा, इन सब का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में। तो और अल्कोहल के साथ मिलके ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। तो ये फैटी लिवर की वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है और अल्टीमेटली अगर ट्रीट नहीं करें तो वो लिवर सिरोसिस और कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो मुख्यतः 3 कारण होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फैटी लिवर की वजह से हेपेटाइटिस। और जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं कुछ, लेकिन मेजरली 90% ऑफ द टाइम्स यही कारण होते हैं। जी, तो आपने ये कारण बताया कि हेपेटाइटिस क्यों होता है, और इसमें आपने ये बताया कि खान पान की भी एक मेजर रोल है क्योंकि फैटी लिवर उससे हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, खान पान से भी कई सारे लिवर में डैमेज होते हैं। जैसे मैंने बताया फैटी लिवर डिसीज़ है। फैटी लिवर डिसीज़ का सबसे कॉमन कारण होता है मोटापा। जिन लोगों में मोटापा होता है और जिनमें डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लंबे टाइम तक फैटी लिवर रहेगा तो उसमें हमेशा डर रहेगा कि लिवर में डैमेज हो जाए, लिवर में सिरोसिस डेवलप हो जाए। कई लोगों में ट्यूमर तक की नौबत आ जाती है। दूसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस भी कई होते हैं जो खान पान से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया। ये दो किस्म के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, जो दूषित खान पान या फिर पानी से होते हैं। जैसे हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने वॉशरूम गए, हाथ सही से वॉश नहीं किए, या फिर जो बाहर का खाना खा लिया, स्ट्रीट फूड खा लिया जो कि पानी वगैरह दूषित है, वो उनका सेवन कर लिया। ये जो कॉमन कारण होते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं। जैसे हम लोग अभी देखते हैं रेनी सीजन चल रहा है आजकल, तो इस सीजन में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमें खान पान से एक तो फैटी वाली फूड अवॉइड करनी चाहिए जो जिससे कि फैटी लिवर प्रिवेंट हो। जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का अमाउंट कम कर देना चाहिए जिससे कि ये हम प्रिवेंट कर सके फैटी लिवर को। दूसरा, ये सब जो हाइजीनिक फूड, हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए फूड में और वाटर में, जिससे कि हम लोग हेपेटाइटिस ए और ई को प्रिवेंट कर सकें। तो ये भी बताइए कि लक्षण क्या होते हैं। जैसे किसी को अगर हेपेटाइटिस, जैसे आपने बोला ए और ई स्वच्छता की कमी के कारण होते हैं, हाइजीन के कारण, बट कैसे कोई पहचाने? क्या पेट में दर्द होगा या नोजिया या वॉमिटिंग? क्या इसके सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स? जी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो जैसे मैंने बताया वायरल हेपेटाइटिस 5 किस्म के होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई जैसे होता है वो फूड बॉर्न होते हैं, मतलब खाने पीने से, दूषित खाने पीने से होते हैं या पानी से होते हैं। तो इसके लक्षण होते हैं, ये सबसे पहले जिसको इन्फेक्टेड होता है जो हेपेटाइटिस ए, जैसे आपने बाहर का खाना खाया, इन्फेक्टेड फूड खाया जो हेपेटाइटिस ए जिसमें वायरस है, तो कुछ दिनों के बाद भूख कम हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा फीवर आ जाएगा, पूरे बॉडी में एक होगा, जो भी किसी भी वायरल इलनेस में होता है वही वायरल हेपेटाइटिस ए में होता है।
लेकिन इसका खास बात होती है कि कुछ टाइम के बाद, इसके 2-3 दिन के बाद, भूख लगने कम होने के, बुखार होने के कुछ 2-3 दिन के बाद जॉन्डिस शुरू हो जाता है ना, पीलिया शुरू हो जाता है, पेशेंट को आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला आने लग जाता है, भूख कमी रहती है। और कुछ लोगों में क्या होता है कि लिवर के एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं, लिवर के SGOT-PT बोलते हैं जिनको, वो हज़ारों में पहुंच जाते हैं, बिलिरुबिन बढ़ने लग जाता है। तब उसके अंदर कई लोगों में इचिंग शुरू हो जाती है, बॉडी में खुजली शुरू हो जाती है, बहुत सीवियर इचिंग खुजली शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाला हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग होता है। कुछ टाइम के बाद, कुछ लोगों में 2 हफ्ते के लिए, किसी में महीने भर में जॉन्डिस धीरे धीरे करके अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो एक बार किसी को हेपेटाइटिस ए हो जाता है तो आमतौर पे दोबारा हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस दोबारा नहीं होते, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है उसके अगेंस्ट। और जनरली 99% टाइम्स ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है 1 महीने में। बस हमें इस टाइम पे अपना सतर्कता बरतनी होती है कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, हमें कोई देसी दवाइयाँ नहीं खानी, कोई उस समय कोई और अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन नहीं लेनी जिससे कि हम इसको कॉम्प्लिकेट कर दें वायरस को। तो डॉक्टर साहब, कोई मरीज आपके पास आया जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, उसको ऐसे सिम्टम्स आप देख रहे हैं, तो क्या कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए कि किस तरह का हेपेटाइटिस है उसको? जैसे हेपेटाइटिस ए और ई होता है, उसको कंफर्म करने के लिए, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को अगर इसी तरह के लक्षण आए जो कि हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस ए या ई से हो सकते हैं, तो हमें कंफर्मेशन के लिए एक तो LFT कराना चाहिए। LFT में पता लगेगा कि हमारा बिलिरुबिन बढ़ गया। SGOT-PT टेस्ट कराएं तो उसमें SGOT-PT बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हज़ारों में पहुँच जाते हैं। तब हमें कंफर्मेशन करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट कराने चाहिए, एंटीबॉडी टाइटर्स फॉर हेपेटाइटिस ए एज वेल एज हेपेटाइटिस ई। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस ए होता है तो एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडीज करानी चाहिए हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट। अगर वो पॉजिटिव आती है, सबसे इजीली टेस्ट होता है वो, अगर पॉजिटिव आती है तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्शन हुआ है। अगर एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस ई की पॉजिटिव आ जाती हैं तो कंफर्म हो जाता है हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी और सी फूड बॉर्न नहीं होता, ये खाने पीने से नहीं होता, अनहाइजीनिक फूड या पानी से नहीं होता, ये जनरली ब्लड से होता है, ब्लड ट्रांसमिशन से होता है। जैसे ब्लड से इन्फेक्टेड निडल यूज़ कर ली, या सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो गया, या कोई मदर है जो उसको हेपेटाइटिस बी है या सी है, उसको उसके बच्चे को होने का हमेशा रिस्क रहता है। तो ये कॉमन कारण होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी का। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है, शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं आते इसके, मरीजों को पता ही नहीं लगता है कि हमें हेपेटाइटिस बी भी है, हेपेटाइटिस सी भी है। जैसे इंडिया के अंदर अराउंड 1 से 2% लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, लेकिन अधिकतर 90% लोगों को पता ही नहीं कि हमें हेपेटाइटिस बी है। ब्लड डोनेशन किया तो हमने टेस्ट कराया तो पता लगा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। तो इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं क्या? सिम्टम्स जनरली क्या होता है कि लिवर जब डैमेज हो जाता है जब आते हैं सिम्टम्स। जैसे सिरोसिस डेवलप हो जाता है तब सिम्टम्स आते हैं, जैसे जॉन्डिस हो जाना, पेट में पानी आ जाना, बेहोशी आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, ये सिम्टम्स आते हैं, बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं। जब सिरोसिस हो जाता है, लिवर ट्यूमर बनने के डर रहता है, लिवर कैंसर या लिवर फेलियर होने का डर रहता है। तो आमतौर पे 95% लोगों में, ऑलमोस्ट हर एक आदमी में, यूजुअली सिरोसिस बहुत लेट स्टेज में आता है, हर एक को नहीं होता। अधिकतर लोगों को पूरी लाइफ लॉन्ग पता ही नहीं लगता कि मुझे हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी की बात आपने बोली कि ये ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड से होता है, तो इसका वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, उसके बारे में बताइए कि ये वैक्सीनेशन कब किया जाता है और कितना आवश्यक है? देखिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी अवेलेबल होती है। तो पैदा होते ही हर बच्चे को जन्म के समय पे और 1 महीने बाद और 6 महीने बाद 3 टीके लगते हैं हेपेटाइटिस बी के, जिससे कि बहुत चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके कभी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं होगा उसको, और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं वायरस के अगेंस्ट, जिससे कि दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। एडल्ट में भी जिनको बचपन में वैक्सीन नहीं लगी तो उनको भी वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन के साथ साथ उसके कुछ टाइम के बाद एक अपना एंटीबॉडी टाइटर जरूर कराना चाहिए, देखने के लिए कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारा एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है तो यानी कि हम लोग का सफल वैक्सीनेशन हुआ है और हमें आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये टेस्ट कैसे होता है डॉक्टर साहब? ये भी ब्लड से पता लगता है? ये ब्लड से टेस्ट होता है, एंटीबॉडी करें, हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी बोलते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, वो भी हेपेटाइटिस बी की तरह ही फैलता है, और इसके लिए हम लोग कोई वैक्सीन नहीं होती कोई अवेलेबल, अभी इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है बचाव इन्फेक्शन से। हमें यूजुअली अनइन्फेक्टेड निडल इन्फेक्टेड होती है, उसे रीयूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ड्रग अब्यूज़र होते हैं, वो एक ही निडल सिरिंज से एक ने लगाई फिर दूसरे ने लगाई, है ना, ये सबसे कॉमन कारण होता है। जो हम लोग ब्लड जब डोनेट करते हैं या ट्रांसफ्यूज़ होता है तो हमेशा टेस्ट होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी तो नहीं है, तो इससे बचाव होता है हेपेटाइटिस सी होने का। तो यही कॉमन कॉजेज हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, मल्टीपल पार्टनर्स अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये हमेशा रिस्क फैक्टर्स होते हैं हेपेटाइटिस सी होने के। तो आपने विस्तार से बताया ABCD क्या डिफरेंस है और कैसे कौन सा फैलता है। ये बताइए कि जब ये टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का हेपेटाइटिस है वो पेशेंट को, तो किस तरह से उपचार की प्रक्रिया रहती है? देखिए, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। जो इलनेस होती है, जैसे कोई भी वायरल इलनेस, जैसे हमें जुकाम हुआ, अपने आप ही नेचुरल कोर्स से बॉडी की इम्यूनिटी उसको क्लियर कर देती है। ऐसे हेपेटाइटिस ए और ई क्लियर हो जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई की जरूरत नहीं होती, हमें हाइड्रेशन मेंटेन रखना होता है। मरीज को अपना रेस्ट करे थोड़ा सा, और खाना पीना अच्छे से खाए, पानी अच्छे से पिए, कोई भी अननोन दवाइयाँ न ले, कोई सप्लीमेंट्स मत ले, और नेचुरली धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 1% लोग होते हैं, 1 से 2%, जिनमें कॉम्प्लिकेशन का डर रहता है हेपेटाइटिस ए और ई में, जिसको बोलते हैं लिवर फेलियर हो जाना। लिवर फेलियर के लक्षण होते हैं कि बेहोशी आ जाना, नींद ज़्यादा आ जाना, या फिर ब्लीडिंग होना कहीं से, तो और या फिर पेट में पानी आ जाना। ये सब लक्षण होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई से। तो उसका हमें बस प्रिकॉशंस रखना होता है। INR का टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि INR अगर बढ़ जाता है तो ये शो करता है कि लिवर फेलियर के चांसेस हैं, अदरवाइज अपने आप ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी होता है, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ आ गई हैं आजकल, बड़ी सेफ दवाइयाँ हैं जो कि हम लोग देते हैं, डेली टैबलेट फॉर्म में खानी होती हैं। उसके साइड इफेक्ट्स भी आमतौर पे नहीं होते कोई, और वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म हो ना हो लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वायरल लोड नेगेटिव रहे और आगे वायरस फैले ना और आगे बीमारी बढ़े नहीं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो दवाइयाँ आई हैं हेपेटाइटिस बी की, उसे वायरस हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म करने की क्षमता बहुत कम होती है। 10 से 20% लोगों में ही ख़त्म होता है परमानेंटली वायरस। तो इसलिए हमें हर एक आदमी को हेपेटाइटिस बी जिसका पॉजिटिव है उसको दवाई नहीं देनी होती, हमें दवाई देनी होती है जिसमें वायरस एक्टिव हो। एक्टिव वायरस मतलब जिसमें कि SGOT-PT बढ़े हुए हो, या फिर जिसमें वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर जिसमें लिवर में डैमेज के लक्षण हो, जैसे लिवर सिरोसिस हो या कॉम्प्लिकेशंस हो, उन्हीं में देते हैं हेपेटाइटिस बी की दवाई। और हेपेटाइटिस सी के लिए अगर जिसका भी एक्टिव वायरस है, वायरल लोड पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो हम लोग को दवाई देनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी सेफ हैं और इतनी इफेक्टिव हैं कि 3 महीने या 6 महीने में हम 100% वायरस को क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन शेड्यूल में है ये हेपेटाइटिस बी, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे हमारे सुनने वालों में से जिनको ये वैक्सीन नहीं लगी होगी बचपन में, जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उस समय ये इतना कॉमन नहीं था ये वैक्सीन लगाना। तो क्या वो बड़ी उम्र में या जो अभी उनकी उम्र है उसमें ये लगा सकते हैं? क्या ये इफेक्टिव होगी? जी, ये तो जिनको पहले नहीं लगी है वैक्सीनेशन, तो उनको जब भी मौका मिले लगा लेनी चाहिए वैक्सीन। 3 डोज लगती हैं, एक शुरू में, एक महीने बाद, एक 6 महीने के बाद। और इससे हम बचाव कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में कभी हेपेटाइटिस बी का रिस्क होता है तो हमें नहीं हो आगे हमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है अधिकतर केसेस में, और हमेशा डर बना रहता है कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, सिरोसिस नहीं हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बचाव करें, और बचाव में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन लगा लें। टाइम कभी भी कर सकते हैं, अगर कोई समझ 40 साल का एज है, अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो लगवा लेनी चाहिए। और उपचार के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? क्योंकि लिवर इफेक्टेड होता है तो खान पान तो होगा ही, जिसको क्योंकि बहुत सतर्क रहकर लेना होगा। और क्या क्या सावधानियां, और खाने पीने में भी खासतौर पर जरूर जानना चाहेंगे सुनने वाले कि क्या खाएं क्या ना खाएं जब ट्रीटमेंट चल रहा हो। तो देखिए, वायरल हेपेटाइटिस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाने पीने का रोल। जैसे सिरोसिस हो जाता है, तो सिरोसिस हो जाता है तो उससे कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया, पेट में पानी आ जाना, बेहोशी आ जाना, तो हमें खाने पीने में बड़ा कंट्रोल रखना है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सके। तो नमक कम खाना है, नमक वाली चीज़ें कम खानी है, नमक, चटनी, अचार, बिस्किट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब अवॉइड करने चाहिए, कम से कम खाने चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि लिवर एक सोर्स होता है एल्बुमिन या प्रोटीन बनाने का। अगर लिवर वीक होगा तो प्रोटीन कम बनेगा, तो हमें सप्लीमेंट के फॉर्म में प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ बात की कि हेपेटाइटिस कितनी तरह के होते हैं, क्या कारण होता है और किस तरह से इसका उपचार किया जाता है और कैसे पहचाना जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और समय निकाला, हमारे श्रोताओं को बताया इस बीमारी के बारे में, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच।
अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अंकुर जिंदल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे एक जानकारी विश्व शोग्रेन दिवस पर। जानकारी दे रही हैं सिमरन सरवान। हर साल 23 जुलाई को विश्व शोग्रेन दिवस मनाया जाता है। ये दिन स्वीडिश नेत्र योग विशेषज्ञ डॉक्टर हेनरिक शोग्रेन के दिवस पर मनाया जाता है, जिन्होंने शोग्रेन की खोज की थी। शोग्रेन दिवस मनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर शोग्रेन सिंड्रोम है क्या। ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को आंखों का सूखना और मुंह के सूखने जैसे लक्षण होते हैं। ये थायराइड, गुर्दे, फेफड़े और नसों पर भी हमला करते हैं। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, त्वचा में सूखापन, लगातार सूखी खांसी, लार ग्रंथियों में सूजन और बहुत अधिक प्यास लगना इसके अन्य लक्षणों में से एक है। शोग्रेन बीमारी किसी व्यक्ति को तब होती है जब उसका इम्यून सिस्टम शरीर की रक्षा करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। सबसे आम ऑटो इम्यून बीमारियों में से एक होने के बावजूद शोग्रेन सिंड्रोम को रोगियों और यहाँ तक कि पेशेवर डॉक्टर्स भी कम पहचान पाते हैं। इस बीमारी की शिकार अधिकतर महिलाएं और 45 से 55 वर्ष के लोग होते हैं। ये बीमारी उन लोगों को भी होती है जिनके परिवार में कोई इस सिंड्रोम से ग्रसित हो। अब अगर शोग्रेन सिंड्रोम के इलाज की बात करें तो अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टर्स के साथ साथ दैनिक दिनचर्या में बदलाव की मदद से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्व शोग्रेन दिवस पर सिमरन सरवान से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे भेंटवार्ता वृद्धावस्था में दांतों की समस्या। दंत चिकित्सक डॉक्टर गौरव शर्मा से बात कर रहे हैं कमल किशोर। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। नमस्कार दोस्तों, हमारे चेहरे से ही काफी हद तक हमारे व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है और चेहरे की सुंदरता या व्यक्तित्व के लिए हमारे दांतों की अहम भूमिका होती है। मगर हमारे दांतों में उम्र के साथ कई कारणों से बदलाव होते हैं और बढ़ती उम्र में दांतों का खास ख्याल भी रखना जरूरी हो जाता है। आइए इन सब के विषय में हम विस्तार से जानकारियां लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा जी। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, करोल बाग, नई दिल्ली में। आप डेंटिस्ट्री और ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में सिद्धस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता है कि एक चमकदार दांत हो, मजबूत दांत हो, अच्छे दांत हो, लेकिन ये संभव कई बार नहीं हो पाता है। और वास्तव में समस्याओं की बात करें तो ये जो समस्या होती है वो कब से शुरू हो जाती है? ज्यादातर दांतों की समस्या बढ़ती उम्र के साथ ही बढ़ती हैं, पर जनरली जो दांतों की समस्याएं वो पैदा होने के साथ भी शुरू हो सकती हैं। कई बार हमारे पास नवजात बच्चे आते हैं जिनके नीचे के दांत पहले से ही इरप्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में मदर्स को तकलीफ होती है। आगे बढ़ते हुए जैसे दूध के दांत आते हैं, दूध के दांतों में कीड़ा लगना, आगे के दांतों में कई बार हमें नर्सिंग बॉटल केरीज के मरीज मिलते हैं। उनके अंदर क्या होता है, आगे के दांतों में सड़न कॉज हो जाती है। जनरली जैसे बच्चे दूध पीते हैं और उसी टाइम सो जाते हैं, दूध मीठा होता है, तो जनरली हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप एक सिप पानी पी के सोएं। उसके बाद में जब एडोलेसेंस आती है, 20-21 साल, लगभग 15 साल के बाद थर्ड मोलर्स इरप्ट होने लगते हैं। और यंग बच्चे जो होते हैं वो अपनी लुक्स के बारे में काफी कंसर्न हो जाते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स के लिए हमारे पास आते हैं, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शंस यानी कि अक्ल दाढ़ को निकलवाने के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अलग अलग शिकायतें, जैसे दांतों में सड़न, जिनके लिए विभिन्न इलाज हैं। दांतों का खो जाना कई कारणों से हो सकता है, चोट लगने से, पायरिया से, सड़न से, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए। और डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा जाता है कि किसी और भी बीमारी के कारण बढ़ती उम्र में दांतों का खराब होना, मसूड़ों का खराब होना या फिर दांतों में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो ये कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका असर हमारे दांतों में यानी कि बढ़ती उम्र के लोगों में, व्यक्तियों में देखने को मिलता है? विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, सबके बारे में इस समय बताना तो संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ मुख्य बीमारियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे डायबिटीज, बढ़ती डायबिटीज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ में पायरिया, जिसको लेमन लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको क्रॉनिक जनरलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। उनमें दांतों का ढीला होना, कई बार
कई लोग कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी और अलग अलग विभिन्न दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है हमारी हड्डियों के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। और कई दवाइयां होती हैं, कई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं और विभिन्न दवाइयां हैं, जिनके कारण हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन यानी कि थूक बनना कम हो जाता है, जिसके कारण अपने आप जो दांतों को साफ होने की प्रणाली होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है या प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो इन विभिन्न बीमारियों के कारण और अलग अलग दवाओं के कारण कई बार बीमारियां आती हैं। कुछ लोग ये हैं कि इम्प्लांट कराना चाहते हैं, तो इसमें इम्प्लांटेशन का क्या रोल होता है? इम्प्लांट को साधारण भाषा में मैं आपको एक टाइटेनियम का बायो इंजीनियर्ड स्क्रू बताऊंगा। इस स्क्रू की खास प्रॉपर्टी होती है हड्डी के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेट कर जाता है। अगेन लेमैन भाषा में आप कह सकते हैं कि हड्डी और टाइटेनियम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जुड़ जाते हैं। बट हाउएवर जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो बहुत करीब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो जनरली इम्प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंगल स्टेज वन पीस इम्प्लांट्स और टू स्टेज एंडोशियस इम्प्लांट्स। तो टू स्टेज इम्प्लांट जो है ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, जिसके अंदर इम्प्लांट को हड्डी के अंदर जो है प्रॉपरली एक डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर ऑस्टियोटमी करके यानी कि हड्डी के अंदर जगह बना के उसको डालता है। उसके बाद 3 महीने के लिए रुकता है। 3 महीने के पश्चात जब वो हड्डी के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाता है, उसके ऊपर उसका सेकंड पीस या उसको अबटमेंट कहते हैं लगा के इम्प्रेशंस लेके अलग अलग तरीकों से क्राउन्स लगाते हैं और जिससे पेशेंट खा पी पाता है। दूसरा तरीका होता है सिंगल पीस इम्प्लांट्स एंड इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स। इनके अंदर पेशेंट आता है और जनरली उनको हम 72 घंटों के अंदर दांत दे पाते हैं। इम्प्लांट्स डालने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट के जो बोन अवेलेबिलिटी है, जो हड्डी की जो है हमारे पास है, क्या वो एडिक्वेट है, उसकी लंबाई चौड़ाई, क्या उसकी डेंसिटी अच्छी है, क्या पेशेंट एक गुड कैंडिडेट है इम्प्लांट्स के लिए, या इसको सुनिश्चित करने के लिए कई टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है उसको बोलते हैं हम CBCT, कोन बीम CT स्कैन। ये एक स्पेशलाइज्ड CT स्कैन है जिसके द्वारा हम इसको जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में ज्यादातर ये देखा जाता है कि पायरिया की समस्या बढ़ती रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय करें, कैसे इससे बचाव करें और जब हो जाए तो इसका क्या इलाज है? पायरिया का पहले तो बचाव के लिए बहुत सिंपल है, प्रॉपर एडिक्वेट ओरल हाइजीन मेंटेन करें। ओरल हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जो है दांतों को घिसने लग जाएं। ओरल हाइजीन का पार्ट दांत और उसके नीचे जो पेरिडोंशियम है यानी कि गम्स और उससे रिलेटेड हड्डी, उसका भी ध्यान रखना है। उसके लिए 2 बार दिन में ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड जो है हर बार खाना खाने के बाद में कुल्ला करना, ये सब कुछ करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त डेंटिस्ट के पास जो है रेगुलर विजिट्स पे जाना, और जैसे भी आपको जब भी दांतों की सफाई की जरूरत हो, स्केलिंग की जरूरत हो, साल में 1 बार या 2 बार जैसा आपका डेंटिस्ट डिसाइड करे, डेफिनेटली आपको ये कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्केलिंग वाली जो बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी? स्केलिंग कराने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता हो तभी करानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और एक कॉमन लोगों से सुनाई देता है कि जब ब्रिजिंग की बात होती है तो वो किस प्रकार हो सकता है डॉक्टर साहब, खासकर जब बढ़ती उम्र के लोगों के लिए क्या ये आवश्यक है? ब्रिज एक सब्स्टिट्यूट है आपके नेचुरल दांतों के लिए। जब आप नेचुरल दांतों को खो देते हैं किसी अलग अलग विभिन्न किसी भी कारण से, ब्रिज एक स्टैंडर्ड शब्द है। आप नदी के ऊपर एक ब्रिज को समझिए, आपके नदी के आगे पीछे दाएं बाएं दोनों तरफ पिलर होने चाहिए, तभी ब्रिज हो सकता है। उनके सपोर्ट से आपके मिसिंग दांतों को कंप्लीट किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में ये भी देखा जाता है कि लोग डेंचर बनवाते हैं, लगवाते हैं, ये कहाँ तक सक्सेस है और क्या इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है? डेंचर जो है सबसे पुराना तरीका है दांतों की रिप्लेसमेंट का, बहुत ही कारगर तरीका है। अब से काफी समय पहले, अगर आप जनरली 10 साल पहले भी मुझसे बात करें तो हमारे पास डेंचर के बहुत पेशेंट्स आते थे, क्योंकि वो अपने लगभग सारे दांतों को लूज कर देते थे। और इम्प्लांट से एक बहुत एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट है, मासेस के लिए शायद अभी भी हिंदुस्तान में सूटेबल नहीं है अपने एक्सपेंसेस के कारण। और ये देखा गया है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट्स की, जो बिना दांतों के हैं और जो लोग दांत रिप्लेस करा लेते हैं, उनके अंदर मच बेटर होता है। और इसमें क्या कुछ कभी समय समय पर इसके बदलाव भी करने चाहिए? बिल्कुल, डेंचर का भी जैसे दांतों का ध्यान रखते हैं वैसे डेंचर का भी ध्यान रखना होता है। सोते टाइम उतारना होता है, उसको जो है डेंचर ब्रशेज और पेस्ट से जो है क्लीन करना होता है। आपका डेंचर लूज होता है, इल फिटिंग होता है, आपको चुभने लगता है, तो आप अपने डेंटिस्ट से जाना चाहिए। कई बार उनको रिपेयर किया जाता है, कई बार उनको रिप्लेस
रिप्लेस किया जाता है। कई बार डेंचर के ओवर यूज या रेगुलर यूज के कारण भी ओवर अ पीरियड टाइम डेंचर घिस जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि दांत चटक जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। कुछ लोग कैपिंग करा लेते हैं, लेकिन वो कैपिंग जो है वो कई बार सक्सेस नहीं होता, निकल जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दांतों के फ्रैक्चर जो है उनको 3 एरियाज में क्लासिफाई किया जा सकता है, इनामल, डेंटिन और पल्प। अगर वो आपके पल्प तक चला जाता है तो जनरली आपको रूट कनाल या ऐसी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो सुपरफिशियल लेयर आपके इनामल, डेंटिन तक है जहां पे आपका पल्प अफेक्टेड नहीं है, डेफिनेटली डायरेक्ट कैपिंग कैन बी डन। हर ट्रीटमेंट का सक्सेस एंड फेलियर रेट होता है, लेकिन दे आर वेरी सक्सेसफुल। अगर एक डेंटल प्रोफेशनल आपको बिना रूट कनाल या बिना ऐसी चीज करे आपको सलाह देता है, रेस्टोरेशन, फिलिंग्स की सलाह देता है, तो बहुत अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल है आज की डेट में। डॉक्टर साहब, कई बार दांतों को निकालना पड़ता है, निकालते वक्त और निकालने के बाद भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दांतों को, जी हाँ, बिल्कुल कई बार निकालना पड़ता है। दांतों को निकालने के पश्चात कई बार समस्याएं भी आती हैं, और दांत निकालने के बाद में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होती है। दांत निकालने के बाद में जनरली एक डेंटिस्ट जो है अपने पेशेंट को सलाह देता है कई चीजों की। हम जनरली पेशेंट को एक रुई दबाने को दांत के अंदर कहते हैं। हम पेशेंट को बताते हैं कि इस रुई को 1 घंटे तक दबा के रखें, जो भी थूका है, खून है, सटक लें। 24 घंटे तक नरम ठंडा मुलायम, जैसे कि दूध, दही, दाल, दलिया, खीर, हलवा, खिचड़ी, आइसक्रीम खाने की सलाह देते हैं। 24 घंटे के पश्चात हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि जो भी आप खाना चाहते हैं, गर्म ठंडा जैसा भी आप खाते हैं आप खा सकते हैं। और लगभग 1 हफ्ते तक हम उन्हें सजेस्ट करते हैं गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें ताकि घाव साफ रहे, या जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है उनको मॉडिफाई भी करते हैं। कई बार टांके लगते हैं, हफ्ते बाद कटवाने के लिए कहते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई सॉकेट या फोकल एल्वेओलाइटिस। उसके अंदर पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है, जनरली ये टांके खुल जाने के कारण, या जो क्लॉट या खून का थपका बनता है उसकी डिसलॉजमेंट या उस जगह से हट जाने के कारण ये क्रिएट होता है। उसके लिए हम वीकली पैक्स, मेडिकेशंस भी देते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के विषय में कई सारे मिथ्स भी हैं, और उन मिथ्स के कारण लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट करा लेते हैं, या खुद भी ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो जो मिथ्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और इनका किस प्रकार से समाधान करें या फिर वो चीज ना करें? मेरे पास जो सबसे कॉमन मिथ जब से मैं पढ़ रहा था तब से लेके आज तक, वो ये है कि क्या दांत निकलवाने से, या स्पेसिफिकली कई बार लोग बोलते हैं ऊपर का दांत निकलवाने से क्या आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो ये बहुत मेजर मिथ है। कोई लिटरेचर, कोई रिसर्च, कोई भी चीज इसको सपोर्ट नहीं करती। दूसरी मिथ जो सबसे बड़ी मेरे पास आती है उसमें यह है कि क्या दांत साफ कराने से ढीले हो जाते हैं। इस मिथ के अंदर कुछ सच्चाई है, लेकिन है ये मिथ। डॉक्टर साहब, इसमें जो दांत का जो ढीलापन है वो कई बार ये भी होता है कि हम क्या ज्यादा देर तक ब्रश करते रहें तो क्या उसमें भी दांतों में फर्क पड़ सकता है? ब्रशिंग की एक स्पेसिफिक टेक्निक है, वो टेक्निक आपको आपका डेंटिस्ट बता सकता है, या इवन अगर आप गूगल वगैरह पे देखें आपको मिले। जब तक कि आपको कुछ स्पेशल सजेस्टेड ना हो, आपको सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए, रेगुलर टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। कई टूथपेस्ट आते हैं जैसे स्मोकर्स टूथपेस्ट और विभिन्न टाइप के दंत मंजन, जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं, उनको नहीं यूज करना चाहिए। इंडियन डेंटल एसोसिएशन या किसी रीजनेबल जगह से सर्टिफाइड टूथपेस्ट को यूज करना चाहिए जिनके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अब्रेसिव यानी कि खुरदरापन हो। स्मोकर्स टूथपेस्ट या कई टूथपेस्ट उनका बहुत खुरदरापन होता है। जब हम उन्हें यूज करते हैं या हम हार्ड या मीडियम टूथब्रशेस को यूज करने लगते हैं, उस समय पे जो है दांतों का घिसना शुरू हो जाता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब जो होते हैं, क्या बढ़ती उम्र के साथ में इनमें कुछ और ज्यादा असर करने लग जाता है क्या? बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, उसको कारण चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ में लापरवाही भी बढ़ सकती है और छोटी प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। अगर एक रीजनेबली हेल्दी आदमी विद अच्छा इम्यून सिस्टम है तो बढ़ती या घटती उम्र के साथ इसका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ उस कारण को हटाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो बड़े उम्र के लोग हैं, बुजुर्गों में, वो दांतों का सेंसेशन उनको कुछ कभी कभी ज्यादा होने लगता है। तो ये सेंसेशन जो है इसको किस प्रकार से कम किया जाए, क्या कारण हो सकते हैं? दांतों की सेंसिटिविटी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में जो मैं अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा देखता हूँ वो है पायरिया। पायरिया के ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, मैं जो स्केलिंग वाली बात भी बता रहा था, कैलकुलस जम जाता है, लेमैन लैंग्वेज में मैल जम जाती है, पत्थर जम जाते हैं। जब हम उन्हें हटाते हैं तो कई बार पेशेंट को लगता है मेरे दांत सफाई से ढीले हो गए। असल में वो बढ़ते रहते हैं और आपके मसूड़े और हड्डी को धक्का मार के दांतों को कमजोर करते रहते हैं। तो जब हम साफ करते हैं तो जड़ें प्रॉपर्ली एक्सपोज हो जाती है, जिस कारण से वहां पे ठंडा गर्म लगने लगता है। दूसरा मेजर कारण है उमड़ती उम्र के साथ दांतों के यूज या दांतों में एट्रीजन हो जाता है, यानी कि सतह घिस जाती है,
जिस कारण से ठंडा गर्म लगता है, इसके लिए हम काफी डेंटिफाइसेस, माउथ वॉशेस और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी देते हैं डिसेंसिटाइज करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धावस्था में दांतों की समस्याएं। अभी आप डॉक्टर गौरव शर्मा दंत चिकित्सक से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।